जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फोर्थ डिफेंस एकेडमी में। आज जो आपके लिए हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। ये यूनिट फर्स्ट है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये 12th क्लास का जो टॉपिक होते हैं, जितने भी फिजिक्स के टॉपिक हैं 12th क्लास से, उसकी ये फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं आज, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले समझा दूं कि ये चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है, ताकि हमें क्लियर रहे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात तो ये कि हम लोग, जैसे कि पता ही आपको मैंने बता दिया कि 12th क्लास पढ़ रहे हैं और 12th क्लास में जो आपका टॉपिक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये आपकी यूनिट फर्स्ट है। इसमें टोटल 10 यूनिट है, हम पूरी की पूरी 10 यूनिट आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे, ठीक है। अपलोड होते रहेंगे वीडियोस के चैप्टर वाइज। तो पहले फर्स्ट यूनिट में क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पहला चैप्टर है आपका, फर्स्ट चैप्टर, उसका नाम क्या है, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसका ये आपका पहला चैप्टर है, ठीक है। विद्युत आवेश और क्षेत्र। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पहले इस चैप्टर का मीनिंग समझते हैं कि इसका नाम जो है, क्योंकि जो भी आपका यूनिट का नाम होता है, चैप्टर का नाम होता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि उस पूरी यूनिट में हम उसी के बारे में पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। इसलिए इसका नाम समझ में आना बहुत जरूरी है। तो इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, चार्ज। यहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी या करंट, इस टाइप की कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे, पर अभी जब चार्ज रेस्ट में होता है, स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट, तो जब चार्ज रेस्ट में होता है और जब उस पर स्टडी हम लोग कर रहे हैं तो वो हमारा किस कैटेगरी में आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर का नाम समझ में आ ही गया होगा, किसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों रखा है, क्योंकि यहां पर हम क्या करेंगे, चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, और वो भी कब, किस कंडीशन में, जब वो रेस्ट में रहेगा, ठीक है। वैसे ही जब आप नेक्स्ट यूनिट में जाओगे तो क्या होने लगेगा, एक टाइम बाद आपका जो चार्ज है वो मोशन करने लगेगा। आपके चार्ज क्या करने लगेंगे, मोशन, तो उसको आप क्या बोल दोगे, इलेक्ट्रिसिटी बोल दोगे। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होते हैं वो क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो उसमें हम चार्ज को फ्लो करा देंगे। उसके बाद हम जब नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे तो चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी तो उसके बारे में पढ़ेंगे, तो वो हो जाएगा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, कुल मिला के आप 2-3 यूनिट तक तो यही पढ़ने वाले हम लोग। पहली यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, चार्ज को रेस्ट में रख रहे हैं। दूसरी यूनिट में हम लोग क्या कर देंगे, चार्ज को मोशन करा देंगे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। फिर जब उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे तो वो आपकी 3rd यूनिट बन जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से जब आप 4th यूनिट में जाओगे तो उसमें इंडक्शन वगैरह पढ़ेंगे। मतलब करंट के भी जो टाइप्स होते हैं उसमें से एक टाइप होता है एसी, उस पर आप चर्चा कर लोगे। फिर 5th यूनिट में आप लोग क्या कर दोगे कि जब चार्ज आपका एक्सीलरेटेड करें, मतलब एक्सीलरेटेड चार्ज के बारे में जब हम लोग चर्चा करेंगे तो वो आपकी 5th यूनिट बन जाएगी। तो इस तरीके से आप देखोगे कि 12th क्लास में जो टोटल 5th यूनिट है, पहली से लेके 5वीं तक, वो तो सब केवल और केवल चार्ज के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब अगर मुझे पहला चैप्टर समझ में अच्छे से आ गया ना, तो 5 यूनिट तक मुझे कड़ी जुड़ी रहेगी मेरी, मैं समझ में आ जाएगा मुझे कि मैं किस तरीके से सारी चीजें क्लियर करता चला जा रहा हूं, ठीक है। मतलब पहले चैप्टर अगर पहली क्लास आपकी समझ में आ गई आपको, तो ये मान लीजिए आपको फिर 5th यूनिट तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 5th तक तो ये चलेगा। फिर 6 में हम लोग क्या करेंगे, पूरा चेंज हो जाएगा टॉपिक। आप लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स, जिसमें आप लाइट के बारे में पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स आ जाएगा। उसके बाद 7 यूनिट में आएगा कि जो लाइट होती है उसका जो नेचर होता है, वो ड्यूल नेचर ही क्यों होता है, कैसे होता है, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो वो 7 हो जाएगी। फिर 8 में आप चलोगे तो एटम और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ोगे, है ना, एटम और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। 9 पे चलोगे तो सेमीकंडक्टर आ जाएगा। और एक बात ध्यान रखो कि जो आपकी 10 यूनिट टोटल रहती है इसके अंदर, पर कम्युनिकेशन सिस्टम जो 10 यूनिट है वो सिलेबस से रिमूव हो जाता है, इसलिए वो इतना आता नहीं है, तो उस पर अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो ये जो 9 यूनिट है हमारी, इसमें मैंने अभी आपको क्या बताया कि 5 तक तो आपको क्या पढ़ना है, केवल और केवल चार्ज को, कि चार्ज पहले रेस्ट में है, फिर सर मोशन करा देंगे, फिर उसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उसके बाद फिर वो एक्सीलरेटेड कर लगेगा, एसी भी पढ़ेंगे। फिर ये जो 4 यूनिट है ये थोड़ी सी अलग हो जाएगी। तो अभी मैं केवल ये पहली यूनिट पर फोकस करते हुए चलता हूँ कि एक्चुअल में हमारा चार्ज क्या होता है, कैसे काम करता है, इस पर हम लोग अभी पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअल में होता क्या है। तो चलिए देख रहे, उसका बेसिक मैं कोशिश करूंगा कि हमें उसकी ना बेसिक चीज पता हो कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है। फिजिक्स तो ठीक है, आप चीजें याद करोगे, एग्जाम में लिख दोगे, लेकिन एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है। तो देखिए जरा मीनिंग समझते हैं। तो जो चार्ज होता है एक्चुअल में, इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कोई चीज एक्टिव है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एकदम चार्ज रहा करो, इसका क्या मतलब, हम क्या कहना चाह रहे हैं, एक्टिव रहो। तो ये वर्ड कैसे क्या आता है जरा देखते हैं। तो आपने ये पढ़ रखा है कि जो हमारा एटम होता है,
जैसे उसमें न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो किसी भी एटम के अंदर वो इलेक्ट्रिकली, अगर आप उसको इलेक्ट्रिकली देखेंगे तो वो हमेशा न्यूट्रल होता है। क्यों होता है न्यूट्रल? तो सर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा बराबर होते हैं। मतलब जितना प्लस होता है उतना ही उसके पास माइनस होता है। तो एक एटम और हो सकता है मेरे पास ऐसा जिसके पास न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हो, चक्कर लगा रहा हो। अब समझने वाली बात यह है कि अगर आपने रबिंग करवाई या फिर आपने फ्रिक्शन जो बोल सकते हो, फ्रिक्शन वर्ड यूज कर सकते हो, घर्षण बोल सकते हैं जिसको हम, तो घर्षण कराने से, मान लीजिए दो कोई ऑब्जेक्ट है, उनको आपने आपस में क्या कराया, फ्रिक्शन कराया, घर्षण कराया, तो एक इलेक्ट्रॉन उसका उठकर, मान लेते हैं ये दूसरी तरफ चला गया, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन उठ के दूसरी तरफ चला गया। तो यहां पर आप क्या देखोगे कि जो पहले बैलेंस था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर जो सेम थे वो अब बदल चुके हैं। वो कैसे बदल चुके हैं कि अब आपके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अब बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो था वो उठ के ऑलरेडी वहां जा चुका है। तो इसने क्या करा, एक्चुअल में देखा जाए तो इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, या कह सकते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। यहां से ये वर्ड आपने सुना होगा केमिस्ट्री में, डोनेट वर्ड यूज किया करते हैं वहां पर। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, जिसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यहां पर हम लोग एक्चुअली क्या हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। यहां पर क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। ये बात आपको याद रखना है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट होने से यहां पर आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन अगर है ही नहीं तो केवल और केवल आपके पास क्या बचा है, यहां पर प्रोटॉन बचा है। इसका मतलब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं कि मेरे पास केवल यहां पर एक बचा है पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर एक समझने वाली बात यह है कि सर आपने ये कहा था कि चार्ज मतलब होता है एक्टिव होना, ठीक है ना। तो एक्टिव होने से पहले आप देखोगे कि जब ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, इसका मतलब उदासीन था, तो मतलब इसको किसी से कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि वो एक्टिव नहीं था, न्यूट्रल था वो। लेकिन जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन उठ के गया, ये इनबैलेंस हो गया भाई। इसके पास जो इसका इक्वल जो रेशो था वो चेंज हो गया। अब इसके पास क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब ये क्या हो गया, एक तरीके से देखा जाए तो एक्टिव हो चुका है ये। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन आए, पहले भी ये इक्वल थे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसकी भी इक्वल थे, लेकिन अब क्या हो गया, तो सर अब ये हो गया कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो टोटल इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और ये अब इक्वल नहीं रहा, ये भी इनबैलेंस हो गया है। तो यहां पर आप देखोगे कि क्या ज्यादा हो गया है, तो सर यहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, इसलिए इसको हम लोग क्या कह देंगे, ये क्या बना लेगा आपका नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश बना लेगा यहां पर ये। और ये किस वजह से बनाया इसने क्या किया है, आपका इलेक्ट्रॉन जो है इसने गेन कर लिया, इसने ग्रहण कर लिया, रख लिया इसने। इसलिए हम लोग यहां पर क्या वर्ड यूज करते हैं कि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, और वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं कि उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनने की कहानी समझ में आ गई। तो उसका मतलब ये सर कि कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन जैसे ही उसको रबिंग कराई जाती है, कुछ फ्रिक्शन होता है, तो उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वो आपका पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वो आपका कैसा बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर एक चीज और समझने वाली चीज है कि अगर हमसे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर में ये पूछा जा सकता है कि भैया इसकी चार्ज के बारे में किसने बताया, तो आप क्या बताएंगे, थेल्स का प्रैक्टिकल है पूरा ये। उसके बाद जैसे रबिंग, फ्रिक्शन वगैरह की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये जो टाइप्स की बात कर रहे हैं यहां पर एक्चुअल में क्या हुआ है, टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात हो रही है, क्योंकि 2 तरीके के चार्जेस हो गए। तो ये किसने बताया था, तो ये नाम भी आप याद रख लेना, बेंजामिन फ्रैंकलिन का काम है ये। किसका काम है ये, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि भाई इसके टाइप्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। ये चीज क्लियर हो गई। अब किस मैटर पे कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, वो किस पे डिपेंड कर लगेगा कि किसके इलेक्ट्रॉन उठकर किसकी तरफ गए हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, आगे पढ़ते हैं। इसमें चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, वरना ये सारे नोट्स यूं भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, वो भी विद क्वेश्चंस। अब देखते हैं जरा इसमें किसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज की खास बात क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की खास बात यह है कि अगर ये आपको यहां पर मिल गया कि लाइक चार्ज है, मतलब कि दोनों सेम है, तो उस कंडीशन में ये एक दूसरे को क्या करते हैं, इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। लेकिन किंतु परंतु अगर मान लेते हैं हम लोग यहां पर कि इनके पास जैसे यहां पर भी क्या है, यहां पर भी लाइक चार्ज है, दोनों सेम ही है, तो जब दोनों सेम होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। लेकिन अगर यहां पर अनलाइक चार्ज हुए, दोनों के दोनों अलग अलग चार्ज हुए, क्या बोल देंगे इसको हम लोग, अनलाइक चार्ज। तो अनलाइक चार्ज होने पर ये दोनों एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, अट्रैक्ट करने लगते हैं। लेकिन अगर इनके पास मान लेते हैं कोई चार्ज नहीं है, तो इनके बीच में कुछ भी नहीं होगा, न्यूट्रल रहेंगे ये। सीधी सी बात है, चार्ज ही नहीं है ना, तो मतलब सेम भी नहीं है कि एक दूसरे को रिपेल करें, और
डिफरेंट भी नहीं है, वो अलग अलग भी नहीं कि वो अट्रैक्ट करें। तो आपको बस कितना सा याद रखना है, इतनी सी बात रखना है सर कि सेम चार्ज होंगे तो उनके बीच में रिपल्शन होगा, वो एक दूसरे को दूर दूर कर देंगे। और अगर उनके पास अनलाइक चार्ज हुए, अलग अलग हुए, तो वो दोनों को अट्रैक्ट कर लेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे वो। अब इसमें समझने वाली एक बात और ये है कि सर जब आप रिपल्शन और अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो कितने फोर्स से रिपल्शन या अट्रैक्शन कितने फोर्स से हो रहा है, ये किस पे डिपेंड करेगा, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आओ समझते हैं इसको, तो वो अपन बात करेंगे। चलो पहले थोड़ा सा ये समझा देते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन कितने फोर्स से लगता है, इसको हम कूलम्ब्स लॉ के थ्रू समझेंगे, ठीक है ना। पर अभी थोड़ा सा आपको थोड़ी बहुत कुछ चीजें ऐसे तो 9-10 में आपने पढ़ी थी, फिर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कंडक्टर्स की बात करेंगे या इंसुलेटर की बात करेंगे तो ये चीजें क्या होती हैं। चालक या कुचालक की हम लोग जब बात करते हैं, किसकी, चालक या कुचालक की हम लोग जब बात करते हैं तो वो चीजें होती क्या है। तो सिंपल सा अगर मैं आपको एक फंडा बताऊं कि जिसमें करंट फ्लो हो सकता है, कह सकते हो जिसमें चार्ज फ्लो हो सकते हैं, वो सबके सब क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, कंडक्टर्स क्या कराते हैं, अलाउ कराते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या क्या इनमें अलाउ हो जाता है कि भैया आपके जो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं वो फ्लो हो सकते हैं, वो सब हम लोग उनको सबको हम लोग क्या कह देते हैं, कंडक्टर कह देते हैं, चालक कहते हैं, जिनमें से करंट फ्लो हो सकता है, चार्ज फ्लो हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जिसमें से नहीं हो सकता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, इंसुलेटर कह देते हैं, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, इंसुलेटर। तो कंडक्टर और इंसुलेटर में आप डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि कंडक्टर जो होते हैं उनमें से भैया चार्ज फ्लो हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका कॉपर है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग यूज कर सकते हो, गोल्ड भी आपका चार्ज फ्लो करवा देता है। जितनी भी मेटल्स होंगी, मतलब आप मान के चलिए हमारे पास जितनी भी मेटल्स होंगी वो सारी क्या कराती हैं, वो सारी ये करा देती कि वो चार्ज को फ्लो करा देती थी। इसलिए हम लोग उसको किस में रखेंगे, किस कैटेगरी में रखेंगे, कंडक्टर्स की कैटेगरी में रखेंगे। उसके अलावा आपका ग्रेफाइट भी है ना, जो सेल वगैरह में यूज करते हैं, आपने पेंसिल में देखा होगा, ये रहा पेंसिल में जो ग्रेफाइट है, ये भी क्या है, कंडक्टर है। तो कंडक्टर होने की मेन जो खास बात है, जो शर्त है, वो क्या है कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो वही आपको क्या करेंगे, वही मोशन करेंगे, वही फ्लो होंगे, तभी जो आपका इलेक्ट्रिसिटी काम करेगा, ठीक है। वाटर जो होता है वो भी एक कंडक्टर, लेकिन प्योर वाटर नहीं है, ये ध्यान रखना। प्योर वाटर जो होता है वो आपका कंडक्टर नहीं होता है। कंडक्टर क्या होता है, जब इसके अंदर हम लोगों ने क्या मिला दिया, NaCl मिला दिया, ठीक है, नमक मिला देते हैं, क्योंकि इसके पास फिर ये कंडक्टर की तरह काम करता है। अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं, इंसुलेटर में ना अभी आपको क्या बोल दिया कि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इनके पास कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके पास बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके पास क्या होते हैं बेटा, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाउंडेड है मतलब ये मोशन नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, तो वो क्या हो सकते हैं, ग्लास हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है ना, सिरेमिक हो सकता है, कुछ रबर हो सकता है, फैब्रिक हो सकते हैं, कॉर्क हो सकता है, पेपर हो सकता है, वूल हो सकता है, वुड हो सकता है। तो कितनी भी कैटेगरी आप लोग देखोगे तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होते हैं और ये मोशन नहीं करते हैं, और उनके मोशन नहीं करने की वजह से आपको ये करंट फ्लो करा के नहीं दे सकते हैं, और इनको हम लोग क्या कह देते हैं, इंसुलेटर कह देते हैं। एक सेमीकंडक्टर भी होता है जो इन दोनों के बीच की कड़ी है, कि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे तो वो बेड कंडक्टर होते हैं, कौन, सेमीकंडक्टर। लेकिन जैसे हम लोग इनका टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें, जैसे इनके पास क्या बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जैसे अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगा तो इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, ये लोग करंट फ्लो करवा देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशित, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगर मुझे देखना है कि चार्जिंग के द्वारा, है ना, इंडक्शन के द्वारा मुझे चार्जिंग करना है तो मैं कैसे करूंगा। तो इंडक्शन क्या, पहले तो वो समझो, किसी के द्वारा प्रेरित होना, है ना। तो इसको जरा वर्ड को याद रखते हैं और एक सिंपल सा फंडा समझते हैं। मान लेते हैं आपके पास कोई अनचार्ज कंडक्टर है। जब हम लोग अनचार्ज बोल देते हैं मतलब इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव का जो नंबर है वो सेम हो सकते हैं ना। अनचार्ज और एक होता है डिस्चार्ज, दोनों का मतलब समझ लेना। अनचार्ज का मतलब ये हो सकता है कि उसके पास अभी कोई चार्ज नहीं है ना, और डिस्चार्ज का मतलब ये हो जाता है कि जब उसके पास चार्ज होगा लेकिन अब डिस्चार्ज हो गया, मतलब दोनों प्लस माइनस इक्वल हो गए अब। तो इसका मतलब इसके पास अनचार्ज कंडक्टर है, मतलब इसके पास अभी सेपरेशन नहीं है चार्जेस का। अब हमने क्या करा, यहां पर एक चार्ज ग्लास रोड ले ली, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है इस रोड के पास, इसको हम लोग क्या करा है, किसी ये जो हमारा अनचार्ज वाला कंडक्टर था इसके पास हम इसको ले आए। अब हम लोग क्या देखेंगे कि इसके पास अगर हम लोग ले आते हैं तो एक सिंपल सा फंडा है, ये सारे जब ये अनचार्ज लिखा हुआ है तो सारा पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर शिफ्ट हो गया। आप जैसे इसको टच करोगे तो क्या होगा, सारा पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर आ गया है। ये वाली क्या चीज हो गई, गिविंग पॉजिटिव चार्ज बाय
कंडक्शन, आपने क्या करा, एक इंडक्शन के द्वारा, जिसको आप कंडक्शन बोलते हैं, कंडक्शन का मतलब होता है जुड़ जाना, चिपक के काम करना, इसमें मतलब हम लोग इसको इसमें टच कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या करा, एक है गिविंग नेगेटिव चार्ज की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास अनचार्ज कंडक्टर था, इस पे मैंने क्या किया, कार्बोनेट रॉड ले ली है ना, उस पर नेगेटिव चार्ज था और इसको हमने जैसे शिफ्ट किया तो उसके टच किया तो उसके सारे नेगेटिव चार्ज इसके अंदर शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो मुझे लगता है ये चीज तो बहुत सिंपल चीज होगी, समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये हो गया सर कि अगर मेरे पास कोई चीज चार्ज है किसी रोड पे तो वो मैं जिसको भी टच करूंगा वो चार्ज मेरा उसके पास चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर मैं बात करूं एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करूं तो ये क्या होता है, देखो भैया इसका सीधा सा फंडा एड होना, जुड़ जाना, योग होना, हिंदी में क्या हो गया ये योग होना। तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को Q1 चार्ज दे दूं, Q2 चार्ज दे दूं, Q3 दे दूं, मतलब मैंने 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, सब बहुत सारे ऐसे चार्ज मैं अलग अलग दे रहा हूं, तो सिंपल सा फंडा है जो हमारा मैथ्स लगता है वही वाला मैथ्स से सिंपल सा कि आपके जो तीनों चार्ज होंगे, 4 चार्ज होंगे, जितने भी चार्जेस आपने दिए वो सारे के सारे आपके यहां पर क्या हो जाएंगे, एड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी एक सिंपल सी चीज है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस इसलिए करते चल रहा हूं क्योंकि माइंड में ये चीजें आपके फिक्स हो जाए, आपको याद रह जाए कि भैया ऐसी कौन कौन सी चीज है। अगली अगर मैं बात करूं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करूं, ठीक है ना। कंजर्वेशन एक्चुअल में क्या होता है कि भैया अगर मैं आम भाषा में देखूं तो कंजर्वेशन का मतलब यहां पर ये हो जाता है कि भाई कुल मिला के मुझे एक हिसाब देना है, जो चीज मैं दे रहा हूं बदले मुझे उसकी क्या मिल रही है। जैसे अपन केमिस्ट्री में क्या करते हैं, हम लोग केमिस्ट्री में हम लोग इक्वेशन बैलेंस करते हैं कि भैया जो भी मैंने यहां से इसको a + b दिया था तो जो बदले में मुझे मिला है c + d, वो पूरा हिसाब इक्वल में होना चाहिए। और अगर नहीं हो पा रहा है तो वो किस चीज में लॉस हुआ, उसका कोई हीट में कुछ कन्वर्ट हो गया या कुछ और केमिकल बन गया, कुछ भी ना कुछ प्रोसेस ऐसी हुई होगी जिसमें आपको टोटलिंग में हिसाब ठीक से नहीं मिल पा रहा है। तो हमें ये देना है, हमें ये पता है कि भाई कंजर्वेशन लॉ हमेशा हिसाब की बात करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ड्यूरिंग एनी प्रोसेस द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड मतलब जो किसी से उसका कोई संपर्क नहीं है ना, सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मैं जब भी मैं ये प्रोसेस मेरी इलेक्ट्रिक चार्ज की चलती है तो उसके अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलें तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ये हो गया कि अगर मैं कहीं पे चार्ज लेता हूं तो वहां पर जब आपका एक नेगेटिव चार्ज बनता है तो उसी समय पे आपको एक पॉजिटिव चार्ज भी मिलता है, तो आपका टोटल जो चार्ज होगा वो हमेशा नेट चार्ज कैसा हो गया, 0 हो गया, क्योंकि एक प्लस बना एक माइनस बना है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि जब जब नेगेटिव बना होगा जब जब पॉजिटिव भी रहेगा ही रहेगा, साथ साथ रहेगा, है ना। तो हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, बस हम इसको क्या कर सकते हैं, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो क्रिएट या डिस्ट्रॉय की हम लोग जब यहां पर बात कर रहे हैं तो वो बस क्या हो रहा है, ट्रांसफर होने की वजह से आ रहा है। तो कहीं पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वहां से कोई चीज गई है और किसी और के पास वो चीज चले गई, तो टोटल तो हमेशा 0 ही रहेगा ना, क्योंकि जितना उसके पास प्लस बना होगा उतना ही किसी के पास माइनस बना होगा, ठीक है। क्वांटाइजेशन की बात करें तो जैसे इसके नाम में लग रहा है काउंट करना, मतलब क्या होता है, गिनना होता है। तो मुझे अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज दिया है तो उसमें मुझे अगर उसको चार्ज को काउंट करना है तो वो किस पे डिपेंड करेगा। चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि टुकड़े में चीजें नहीं हो सकती, हमेशा वो फुल रहती है। अमाउंट रादर देन कंटिन्यूअस वैल्यू एंड हेंस क्वांटाइज्ड। इसका मतलब ये कि जैसे मैं कभी इलेक्ट्रॉन किसी पर ट्रांसफर कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये हमेशा एक नंबर में होगा, है ना, टुकड़ों में नहीं होगा। डिस्क्रीट जो हम लोग यहाँ कह रहे हैं वो वर्ड नहीं होगा यहाँ पर। कैसा मतलब, ऐसा नहीं होगा कि जैसे अपन दे रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 4/3 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 1/2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये ऐसा कुछ नहीं आएगा, टुकड़ों में नहीं जाएगी। हमेशा क्या होगी, एक पूरा का पूरा एक आपका इलेक्ट्रॉन रहेगा और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर बढ़ते चले जाएंगे। तो जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन गए, तो उसको नंबर के लिए हमने क्या लिख दिया, साइन क्या लगा दिया, यहाँ पर n लगा दिया कि भाई मेरे पास यहाँ पर n क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और वो जो खुद इलेक्ट्रॉन है जो ट्रांसफर हो रहा है उस पर कितना चार्ज है, तो उसके ऊपर चार्ज क्या रहता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पर ये इतना चार्ज तो होता ही होता है। तो मान लीजिए अगर आपको पता करना है कि भैया इस ऑब्जेक्ट को जब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं मान लो, है ना, तो आपको पता करना है कितना टोटल इलेक्ट्रॉन होगा। तो भैया कुछ नहीं करना, आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो एक के पास कितना था, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम था। तो टोटल कितना हो गया, तो ये लिख दिया हमने 3.2 × 10⁻⁹ कूलम से टोटल इतना हो जाएगा। तो जितने भी हों, अब कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे ये पूछ ले, देखो एक सिंपल सी चीज बताता हूं मैं आपको, ये कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा भी गया है कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। अगर मुझसे ये पूछ लिया कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं,
है ना। क्या पूछ लिया अगर मुझसे, अगर एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये अगर मुझसे पूछ लिया जाए तो मैं आराम से निकाल सकता हूं। Q इक्वल टू एनी वाला मैंने फॉर्मूला लगाया, यहां मुझे बोला गया था 1 कूलम चार्ज है, कितने इलेक्ट्रॉन है मुझे नहीं मालूम, निकाल लेंगे। मुझे पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर क्या किया, n इक्वल टू, ये हमारा पूरा का पूरा कहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। पॉइंट आया, ऊपर क्या लग गया, 0 लग गया। अब अगर आप डिवाइड करोगे तो अभी तो डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट लग जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 16 के टेबल में कितनी बार में आएगा, ये 6 टाइम में 96 के समथिंग आएगा ना। फिर कितना बचेगा उधर, 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 टाइम्स में चला जाएगा 32 तक। फिर उधर 8 बच गए, ठीक है, 80 हो गया। तो कितनी बार में चला गया, 5 बार में चला गया। ये जो माइनस के 19 है ये ऊपर जाके किसके हो जाएंगे, तो ये ऊपर जाके हो जाएंगे प्लस के। अब अगर मैं इसको एडजस्ट करूं तो यहाँ पर हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻+19, और ये हो गया मेरा यहाँ पर आंसर। तो आप क्या देख रहे हो, एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप समझ रहे हो, आप 19 जीरो है, 10 के साथ 19 जीरो लगे हैं, ठीक है। 19 नहीं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, मैंने शिफ्ट किया है तो 18 हो जाएगा। एक पावर यहाँ पर कम कर दो। तो आप देख रहे हो कि एक कूलम चार्ज, केवल एक कूलम चार्ज में भी इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया कि सर जैसे जैसे कूलम चार्ज बढ़ता चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे, ठीक है। चलो, अभी उसके जिसका इंतजार था वो क्वेश्चन आ चुका है। ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये चीज पूछी जाती है, ठीक है ना। तो कूलम्स लॉ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल याद ही रखना है आपको। ये भाई साहब का क्या कहना है, इनकी बात जरा ध्यान से सुनना। इनका ये कहना है कि आप लोग कह रहे हो कि जो लाइक चार्ज होते हैं, जो एक जैसे चार्ज होते हैं, वो उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। जबकि जो अनलाइक चार्ज होते हैं, जो अलग अलग जो चार्ज होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में होता है अट्रैक्शन। उनके बीच में क्या हो जाता है, अट्रैक्शन। तो इसका मतलब लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज की हम लोग जब बात करते हैं तो इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन और अट्रैक्शन वाली चीज जो होती है उसको ध्यान से अपन समझते हैं कि लाइक चार्ज मतलब सब जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। अनलाइक चार्ज का मतलब जब एक पॉजिटिव और दूसरा कैसा हो, नेगेटिव हो। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो मान लेते हैं मेरे पास Q1 और Q2 दो चार्ज हैं और एक दूसरे से इनको मैंने r डिस्टेंस पे रखा हुआ है यहाँ पर। और दूसरी चीज ये कि मैंने यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि दोनों सेम है या डिफरेंट है दोनों। तो अभी मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूं कि इन दोनों चार्जेस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा होगा, जिसके बारे में भी कहा नहीं जा सकता कि वो अट्रैक्शन वाला है या रिपल्शन वाला है। क्योंकि अगर अट्रैक्शन किस केस में होंगे, जब वो दोनों अलग अलग चार्ज होंगे, और रिपल्शन कब होंगे, जब वो दोनों कैसे चार्ज होंगे, वो दोनों अलग अलग चार्ज होंगे, है ना। तो सॉरी, जब दोनों सेम होंगे तो रिपल्शन हो जाएगा, जब दोनों अलग अलग होंगे तो अट्रैक्शन हो जाएगा। तो अभी मुझे क्लियर नहीं था, इसलिए बीच में मैंने और लगाकर दोनों लिख दिया, क्योंकि अभी मैंने Q1 Q2 को मेंशन नहीं किया कि वो दोनों सेम है या अलग अलग है। अब इनके बीच में और दोनों कैसे चार्जेस है, ये थोड़ी सी काम की बात है, थोड़ा सा ध्यान देना। स्टेशनरी है पहले तो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज किस में है, रेस्ट में है। और पॉइंट चार्ज है वो, काम की बात क्या है, वहां पर इसकी जो कंडीशन लिखोगे उसमें आपको बताना पड़ेगा कि जो कूलम्स लॉ कब काम करता है, केवल एक स्टेशनरी के साथ साथ कैसा होना चाहिए, वो चार्ज आपका पॉइंट चार्ज होना चाहिए। अब उन चार्जेस के बीच में जो मैंने यहां रखे हैं, ये पॉइंट चार्ज है, पहली बात तो है, स्टेशनरी भी है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है। तो ये जो फोर्स है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि रिपल्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, तो आपसे सवाल ये उठता है कि कितना रिपल्सिव फोर्स लगेगा या कितना अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। भाई कितने फोर्स से वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या कितने फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो वो इन्होंने बताई कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उन्होंने कह दिया आपसे कि जब चार्ज का आप प्रोडक्ट ले लो, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा, और कोई एक भी प्रोडक्ट लेने का मतलब क्या हो गया, अगर मेरा कोई एक भी चार्ज की वैल्यू बढ़ती है, इसका मतलब है कि मेरा फोर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। कोई एक भी चार्ज बढ़ेगा तो मेरा फोर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि भैया दोनों जो है Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मेरी अगली लाइन देखो आप, यहां पर हम लोग दोनों चीजों को रखेंगे कि भाई दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उनके बीच में क्या है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ, देखो पहले ये लाइन पढ़ते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। उनके जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है, उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर आपने दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ा दी तो भैया आपका फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहां क्या लिखा हुआ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम।
मतलब अगर दोनों चार्ज का जो प्रोडक्ट है, ये लाइन को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब पहले आप चाहे तो ये लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ये। यहाँ तक की कहानी भी आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या करूंगा, अगर दोनों फॉर्मूले को एक साथ लिख दूं तो ये मेरा फॉर्मूला इस टाइप का दिखेगा कुछ कि Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा R स्क्वायर, और दोनों को यहाँ पर एक साइन लगा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो ऊपर वाले के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यही साइन नीचे वाले के लिए क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसके बीच में हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, कांस्टेंट लगा दिया, K नाम दे दिया इसको, K की जगह हमने क्या रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है जिसमें से आपको इसकी वैल्यू भी पूछी जा सकती है। K की जगह हमने क्या लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू अगर होगी तो वो है 9 × 10⁹ क्या होता है 9 × 10⁹ और एप्सिलॉन की अगर आपसे पूछ लिया जाए, परमिटिविटी के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये कितनी होती है 8.854 × 10⁻⁻12। ठीक है ना। और अगर मुझसे इसकी यूनिट पूछ ली जाए तो यूनिट कैसे निकालोगे, एप्सिलॉन को यहां रख लेते हैं, तो ऊपर यहां पर कूलम स्क्वायर है क्योंकि दो चार्ज है, नीचे फोर्स आ गया मतलब क्या आ जाएगा यहां पर न्यूटन, और यहां पर आपकी डिस्टेंस है तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर m स्क्वायर ले सकता हूं। तो ये आपकी वहां पर क्या हो गया, वैल्यू पूछ लेंगे तो ये भी है भाई, कोई मीडियम के बीच में कितनी परमिशन ये दे पाएगा, है ना। अभी मैं थोड़ा सा और एप्सिलॉन नोट के बारे में अपन आगे और चर्चा कर लेंगे। अभी कूलम्ब्स लॉ के बारे में देखो कि ये क्या कह के गया है, ये कह के गया है कि दो चार्ज जो कि सेम होंगे तो उनके बीच में रिपल्शन होगा, अलग अलग होंगे तो अट्रैक्शन होगा, लेकिन कितना होगा तो डिपेंड करेगा कि चार्ज के प्रोडक्ट कितना है, तो जितना बढ़ेगा उतना फोर्स बढ़ता चला जाएगा, लेकिन अगर दोनों के बीच की आप डिस्टेंस बढ़ा देते हो तो क्या होगा, आपका फोर्स कम हो जाएगा। और दोनों को इस तरीके से लिखोगे तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, तो ये फॉर्मूला आपको कुल मिला के याद रखना है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, याद रहेगा ये। चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है जरा देखते हैं, समझते हैं। फील्ड मतलब होता है क्षेत्र, इलाका, तो भाई कोई भी चार्ज है उसका जहां तक भी इफेक्ट रहता होगा, उसका जहां तक असर रहता होगा वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती होगी। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक प्लस चार्ज है, तो उसका जहां तक असर रहता होगा, मान लेते हैं यहां पर कहीं तक उसका असर रहता होगा, तो वो उसकी क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड, समटाइम्स को ई फील्ड भी बोलते हैं हम लोग, इज द फिजिकल फील्ड दैट सराउंडेड इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल एंड एग्जिट फोर्स ऑन ऑल अदर चार्ज पार्टिकल्स इन द फील्ड। एक ऐसे उसके पास एक फील्ड बन जाती है और जो कि क्या करती है, किसी और पार्टिकल, कोई और चार्ज है उसके ऊपर क्या करती है, फोर्स लगाती है, आइदर अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग दैम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसको जो जितना भी वो अट्रैक्ट या रिपेल करती होगी उसकी जो इंटेंसिटी है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको थोड़ा सा मैं और आपको डीप में समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लेते हैं ये मेरा प्लस चार्ज है, इससे लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है, ठीक है, बाहर की ओर रहती है इसकी डायरेक्शन। अब इसके अंदर मैं जैसे ही कोई चार्ज लेकर आया, ठीक है, अगर आप डिपेंड करता है कि भैया आप इसके अंदर चार्ज किस तरीके का ला रहे हैं। अगर मान लेते हैं मैं इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज लेकर आ रहा हूं तो दोनों के बीच में क्या होने लगेगा, रिपेल होने लगेगा। तो क्या होगा, देखो, फोर्स पुशेस अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को ये पुश करेगा, ये धकेलेगा, तो ये कहां जाएगा, बाहर की तरफ धकेल देगा इसको, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अगर मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज मैं इसके अंदर लेकर आ रहा हूं तो वहां पर क्या हो रहा है, फोर्स पुल्स टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा, इसकी तरफ इसको खींच लेगा। तो ये कितनी इंटेंसिटी से खींचेगा वही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक इफेक्ट रहता है, और इंटेंसिटी मतलब वो कितने फोर्स से उस पर अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है। थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझते हैं। अभी हमने ये पढ़ा कि यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये उसकी एक फील्ड बना दी मैंने यहां पर। अब यहां पर क्या हुआ, इसकी जो फील्ड बनी हुई है इसके अंदर अगर मैं कोई एक चार्ज लेकर आऊं, इसके अंदर मैं क्या करूं, एक चार्ज लेकर आऊं, कोई भी टेस्ट चार्ज हो सकता है, इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये मैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां पर लेके आया हूं। अब सीधी सी बात है, इस पे ये रिपेल करेगा, इसको फोर्स लगाएगा, तो Q0 को कितने फोर्स से रिपेल करेगा वही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कुछ भी चीज रटने की जरूरत नहीं है। देखो, कुल मिला के पहले मैं आपको ये समझा दूं कि रटना नहीं है, आपको फॉर्मूला याद करना है, तो वो फॉर्मूला भी कुछ गवाही देता है, कुछ बोलता है। फॉर्मूला का मतलब ये नहीं हो जाता है कि हम लोगों ने किसी मैथ्स में या फिजिक्स में कोई फॉर्मूला याद कर रहे हैं तो भाई उस फॉर्मूले को बनाने में लोग, कई साइंटिस्ट के जीवन खराब हो जाए, मतलब कह सकते हो पूरा जीवन चला जाता है उसके अंदर। तो वो क्यों चला जाता है, क्योंकि उसको मीनिंग वाला एक फॉर्मूला देके जाना है कि जो भी यहां लिखा है उसका कुछ मीनिंग है। क्या फिजिकल मीनिंग है कि कोई टेस्ट चार्ज है Q0
उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है। तो वही उसकी क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जैसे यूनिट बनाना है मुझे, तो यूनिट भी रटने की जरूरत नहीं, आपको पता है फोर्स की न्यूटन होती है और चार्ज की क्या रख ली हमने, कूलम। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट बन गई न्यूटन पर कूलम, जो कि यहाँ पूरा लिखा हुआ है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रख लेना है। थोड़ा सा आपको ये राइटिंग में इसलिए देते जा रहे हैं ताकि इसकी पीडीएफ आपको जब देंगे तो आपको वीडियो देख रखा होगा, तो पीडीएफ देखने के बाद चीजें, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है जरा देखते हैं। तो अभी जैसे मैंने वहां पर कहा था कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की ओर निकलती है, तो सवाल ये उठता था कि एक्चुअल में ये होती क्या है जो बाहर की ओर निकलती है। तो ये क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है। इमेजिनरी लाइन होती है, दिखाई देंगी नहीं आपको, जैसे ग्रेविटी अब दिखता थोड़ी है, वो महसूस होता है, चीजें दिखती है कि भाई ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। तो वैसे ये भी क्या है कि इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जो कि आप किसी एक नीडल वगैरह कुछ रखोगे, जैसे किसी पॉजिटिव चार्ज के पास कोई रखते हैं हम लोग, तो क्या होंगी वो, जैसे मैग्नेट के टाइम पे करते हैं हम लोग, जब मैग्नेट लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जब इसके पास जैसी नीडल रखते हैं तो वो किधर की ओर इशारा करती है, बाहर की तरफ। वैसे यहां पर चार्ज के लिए भी है। और ये क्या करती है, इमेजिनरी कर्व्स ड्रॉ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग विच एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेंड्स टू मूव। वो क्या करती है, इनकी जो आदतें हैं, जो इनकी टेंडेंसी है, वो क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकलती हैं, ठीक है। The tangent to electric lines of force at any point gives the direction of electric field। मतलब आप किसी के ऊपर भी अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो मुझे उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। तो क्या क्या देखो यहां पर समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में एक बार पूछा जा चुका है ना, बोर्ड एग्जाम में। और अगर कॉम्पिटिटिव में देखें तो वो आपसे केवल इतना पूछते हैं कि भाई ये दोनों एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है, इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। तो सबके जवाब सुन लेते हैं कि पहले तो ये कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज के अंदर जाती हैं। ये भी आपको एक ड्रॉ करके बता देते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज में इस तरीके से अंदर की तरफ जाती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहां पर अगर मैं दोनों एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को मैं अगर पास पास ले आऊं तो क्या होगा, तो सीधी सी बात है, जो यहां से बाहर निकल रही थी वो माइनस के अंदर चले जाएंगी, क्योंकि वो प्लस से बाहर निकलती है माइनस के अंदर जाती है। यहां से भी प्लस से जाएंगी तो कहां जाएंगी, माइनस की तरफ जाएंगी, अंदर की तरफ जाएंगी। ये इस तरीके से इसको मैं ड्रॉ कर सकता हूं। इसका मतलब कुल मिला के ये प्लस से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, लेकिन माइनस के क्या कर रही है, अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहां देखूं कि मैंने दोनों पॉजिटिव चार्ज पास पास ले लिए, एक मेरा पॉजिटिव चार्ज यहां हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज यहां हो गया, तो अब तो भाई इधर से उठ के इसमें तो जाएंगी नहीं। तो पॉजिटिव से ये सब क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। इस तरीके से पॉजिटिव से क्या कर रही है, बाहर निकल रही है। और ये भी पॉजिटिव से क्या कर रही है, बाहर निकल रही है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। तो ये क्या कर रही है, एक दूसरे को रिपेल कर रही है, क्योंकि सेम है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करती है, जब प्लस माइनस होती है तो ये अट्रैक्ट कर लेती है। तो कुल मिला के मेरे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आइसोलेटेड चार्ज है, मेरे पास अकेला चार्ज है, तो इस तरीके से शो करेगा। ये नेगेटिव वाला आइसोलेटेड चार्ज है, ये भी ऐसे शो करेगा कि लाइंस ऑफ फोर्स अंदर आ रही है। अनलाइक चार्ज हुए, दोनों अलग अलग हुए, तो इस तरीके से आपको लाइंस ऑफ फोर्स दिखेंगी, पूरी बनता हुआ एक पैटर्न दिखेगा पूरा। और अगर लाइक चार्जेस होंगी तो एक दूसरे को रिपेल करने की वजह से ये डायग्राम ऐसा आ रहा। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये भी ऐसी शो करेगा, बस अंदर की तरफ वो लाइंस ऑफ फोर्स रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो मैं अभी आपको एक बार और समझाऊंगा, पर यहां पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो यही हो गया कि पॉजिटिव से बाहर निकलेंगी और माइनस में जाकर ये समा जाएंगी, मतलब यहां पर क्या होती है, यहां से बाहर की तरफ रहती है, यहां पर अंदर की तरफ होती है। दूसरा पॉइंट, ये एक दूसरे के पैरेलल होती है, पैरेलल चलती है इस तरीके से। तीसरा पॉइंट, ये इनके बीच में यहां पर रिपल्शन हो रहा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके ऊपर आप कोई सा भी एक टेंजेंट ड्रॉ करो, क्या करो आप, इसके ऊपर कोई सा भी एक टेंजेंट ड्रॉ करो, किसी भी लाइंस ऑफ फोर्स पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो, तो वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है, जैसा कि इसकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है। लेकिन किंतु परंतु अगर मैंने दो लाइंस ऑफ फोर्स गलती से भी अगर मान लेते हैं इंटरसेक्ट कर रही है, तो टेंजेंट ड्रॉ करने पे क्या होने वाला है, टेंजेंट ड्रॉ करने पे ये होने वाला है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की फिर दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपसे सबसे इंपॉर्टेंट बात ही यही पूछेंगे वो लोग। एक चीज और देख लेते हैं कि जब हम मैग्नेट की बात करते हैं तो उसमें क्या होती है, लाइंस ऑफ फोर्स यहां से एन से निकलती है, एन तक जाती है, इधर भी एन से निकलती है, एस तक जाती है, अंदर लेकिन एस से एन की तरफ जाती है। अंदर कहां जाती है, एस से एन की तरफ जाती है। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। तो इसके लिए बोला जाता है, मैग्नेट के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है कि ये क्लोज कर्व बनाती है। कैसा कर्व बनाती है, क्लोज कर्व बनाती है, कि भाई एन से निकलती है माइनस तक जाती है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की बात करूं, तो ये प्लस से जाती है, कहां तक जाती है, माइनस तक जाती है, लेकिन रिटर्न टिकट नहीं कटाती, मतलब बस जाके यहां पर एंड हो जाती है। इसलिए इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ये ओपन कर्व बनाती है। क्या बनाती है बेटा,
ये ओपन कर्व बनाती है। क्लियर है सारी चीजें? अब एक एक बार इनको सबको अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज, कहां से, मैंने अभी क्या बोला आपको, स्टार्ट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड हो जाती है। दे आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज एंड टुवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्या कर रही है वहां से, वही दूर जाती है पॉजिटिव चार्ज से, लेकिन क्या करती है नेगेटिव चार्ज की तरफ, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज मतलब उसकी तरफ जाती है। दूसरा इट मतलब इसकी वजह से क्या है, सो एट एनी पॉइंट टेंजेंट टू फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ द, जब वहां से भाई पॉजिटिव से निकल रही नेगेटिव तक जा रही है तो आपको क्या देके जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देके जाएंगी। दिस लाइंस लीव और एंटर द चार्ज सरफेस नॉर्मली, और ये हमेशा क्या करती है, जो भी आपके पास सरफेस होती है उसके नॉर्मली निकलती है। ठीक है सर। फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, मैंने अभी आपको कहा कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। उसकी वजह क्या है कि अगर इनमें इनके बीच में हो जाता है, इंटरसेक्शन हो जाता है, तो क्या होंगी, देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वजह से क्या हो जाता है इसमें कि दो डायरेक्शन बन जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इलेक्ट्रिक लाइंस डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, ये कभी अंदर नहीं जाती। मैंने अभी आपको कहा था कि ये अंदर नहीं होती है। तो अगर कहीं पे अगर मैंने मान लीजिए किसी कंडक्टर में प्लस और माइनस चार्ज लिया है तो बाहर तो होंगी, पर ये अंदर नहीं होती, इस तरीके से अंदर नहीं होती। ठीक है। दिस शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, इसलिए इसके अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा कैसा होगा, कंडक्टर के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, जीरो होगा। ठीक है। और मैंने आपको एक वर्ड और क्या बताया कि कैसा कर्व बनाती है, तो आप क्या बोल देंगे, ये ओपन कर्व बनाती है। कैसा कर्व बनाती है, ओपन कर्व बनाती है। ठीक है। और देखते हैं आगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या नाम की चीज क्या होती है, तो देखो डाई मतलब होता है दो, सीधा सिंपल सा फंडा है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, डाई मतलब क्या हो जाता है, दो। डाइपोल बोलते हैं ना हम लोग, तो ये क्या हो जाता है, डाई मतलब दो हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब जब आपके दो पोल हो, मतलब एक प्लस चार्ज वाला ले लिया हमने और एक क्या रख लिया हमने, माइनस चार्ज रख लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। जब आपने दो चार्ज को बहुत पास पास रख दिया हो तो उसको आप लोग क्या कह देंगे कि सर ये हमारे लिए क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का काम करेगा। ठीक है। तो ऑल टुगेदर फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये क्या बना लेगा, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेंगे। जब आपने दो चार्जेस जो कि बिल्कुल अपोजिट नेचर के हों लेकिन सेम मैग्नीट्यूड के हों, उनको बहुत पास पास रख दिया हो, या हम लोग पास पास वाले डिस्टेंस के लिए 2L यूज करते हैं, कहीं कहीं बुक पे 2A भी लिखा रहता है, तो कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है, रखी रहती है। और तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कह देते हैं। ठीक है। अगर मैं अब बात करूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन इसलिए बता रहे हैं कि ताकि जब आप लोग कुछ बड़ा क्वेश्चन कुछ पढ़े, ऐसी चीजें जहां ये सब यूज हो तो वो आपको चीजें समझ में आए। तो मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा हूं। तो यहां पर मोमेंट मतलब आगुन मतलब 11 में पढ़ाई हमने घूमना, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो किस तरीके से मूवमेंट करता है, घूमता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, तो ये क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज क्यू, कोई सा भी एक चार्ज ले लो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल में से, ये रख लिया मैंने, क्यू रख लिया। ठीक है। एंड सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, उनके बीच की जो सेपरेशन है वो कितना लिया था हमने, 2L लिया था। तो यही वैल्यू आपकी क्या कहलाती है बेटा, ये आपकी कहलाती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाती है। इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करूं तो हमेशा ना बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ होती है, लेकिन जब आप बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, तो ये कहां से कहां होती है, इसका उल्टा ही मामला है। ये नेगेटिव चार्ज से किस तरफ होती है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है इसकी डायरेक्शन। ठीक है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो चार्ज की आपको पता है कूलम वर्ड यूज कर लेंगे, और लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज कर लेंगे, मीटर। तो इसके लिए क्या पूरा, अगर मैं पूरा ही लिख दूं इसको तो ये हो जाएगा आपका कूलम, इसकी यूनिट हो गई, और इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे, मीटर। तो ये क्या हो गया आपका कूलम मीटर, इसकी यूनिट बन गई। ठीक है। और ये किस तरीके की क्वांटिटी है भाई, सीधी सी बात है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो किसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पर कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक। यहां तक भी सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कुछ इसके छोटे कुछ फॉर्मूले पे बात कर लेते हैं। तो अगर मुझसे ये पूछ लिया जाए कि ये जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैं बात कर रहा हूं कि चार्ज की वजह से जो आसपास क्रिएट हो रही है, अगर यही मैं डाइपोल ले लूं, जैसे इसको थोड़ा सा डायग्राम को समझाने की कोशिश करता हूं। अब डाइपोल तो आपने देख ही लिया कि एक प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज इसके अंदर लिया जा सकता है, दो की मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं पर अपोजिट चार्ज होता है इनके बीच में ना। तो अगर मैं इसके इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड देखने जाऊं, सीधी सी बात है सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा, दोनों की वजह से बनेगा, प्लस चार्ज की वजह से माइनस चार्ज की वजह से बनेगा। प्लस चार्ज क्या करता है, इसको
अगर कोई पॉइंट यहाँ पर P है जिसको मैंने यहाँ पर ले लिया, मान लो कोई टेस्ट चार्ज लग लिया, और टेस्ट चार्ज आपको पता है हम लोग क्या ले रहे हैं, हमेशा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, तो सीधी सी बात है आपका प्लस चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो उसके लिए यहाँ पर मैं E1 वाली चीज ले सकता हूँ, E1 साइन लगा लेता हूँ कि E1 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पर रिपेल कर रही है, लेकिन माइनस इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये E2 हो जाएगा आपका। तो E1 और E2 अब दो हो गए, दो फील्ड हो गई हमारे पास, एक इसकी वजह से हो गई ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, है ना। और आप देखोगे कि अगर मैं इनके बीच में जब डिराइव करेंगे हम इसको, जब हम लोग देखेंगे डिराइव करेंगे, पूरा डेरिवेशन सोल्व करेंगे, अभी ये क्लास वो नहीं है जिसमें हम लोग डेरिवेशन वगैरह करेंगे, इसमें केवल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, जैसे एनडीए आपका, एयरफोर्स है, इनमें क्योंकि सब फिजिक्स तो भी बदलेगा नहीं, सब में सेम ही चीज है, लेकिन उनमें किस तरीके से वो जो फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूँ फॉर्मूला रटना नहीं है, आपको रीजन पता होना चाहिए कि हमने ये फॉर्मूला कैसे बनाया। तो जब मैं उसके एक्सिस पे जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूं कि E1 उस तरफ जा रहा है, E2 इस तरफ आ रहा है, तो रिजल्टेंट क्या आएगी, तो जब आप रिजल्टेंट निकालने जाएंगे तो आपको एक्सियल पोजीशन में जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो मिलेगी 1/4πε0 2p अपॉन में r क्यूब, क्या मिलेगी 2p अपॉन में r क्यूब। r क्या रहेगा सर, तो डिस्टेंस रहेगी सेंटर से यहां तक p तक की, और सर ये p क्या रहेगा, तो ये आपका क्या रहेगा, आप ये आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसकी वैल्यू आपको पता है p इक्वल टू 2ql होती है। भाई लेंथ आपको पता रहेगा, चार्ज आपको पता रहेगा, तो डाइपोल तो पता ही रहेगा। फिर मैं बता चुका हूं 1/4πε0 की वैल्यू भी फिक्स होती है 9 × 10⁹, तो कोई न्यूमेरिकल अगर आपको दे भी देंगे तो कोई कठिन काम नहीं है, इसकी वैल्यू फट से 9 × 10⁹ रख देना, p की जगह पे 2ql, या वो डायरेक्ट भी दे सकते हैं कई बार वैल्यू, r की वैल्यू भी आपको दे रखेंगे, और उस तरीके से आप सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब ये होगी हमारी एक्सियल कंडीशन की बात होगी, लेकिन मान लो अगर इक्वेटोरियल की बात करी, देखो ये डायग्राम वही पूरा बना हुआ है वहां पर, है ना, नोट्स आपको मिल जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी फिर समझने। अगर मैं इक्वेटोरियल की बात करूं तो उस समय क्या होगा, तो भाई ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है, ये मेरा माइनस क्यू चार्ज है, इसके सेंटर ओ से यहां पर मैं कहां गया, इक्वेटोरियल कंडीशन में गया, आर डिस्टेंस मैंने इस बार कहां ले ली, ऊपर की तरफ ले ली मैंने, यहां पर कोई मेरा पॉइंट क्या है भाई पी है, तो जब मैं इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाऊंगा तो देखो अब ये वाला क्या करेगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये आपका E1 हो गया, ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये आपका क्या हो गया, E2 हो गया। तो फिर सीधी सी बात है इसका रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा, यहां पर आएगा E1। तो ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं आपको यहाँ पर E1 E2 के बारे में थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज है ये, कमी बच्चों को समझ में आता है, तो थोड़ा सा मैं आपको कोशिश करता हूं कि इजी वे में बताऊं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो E1 है, इसका मतलब अगर मैं इसको दो कंपोनेंट में तोड़ूंगा तो ये मेरा E1 साइन थीटा हो गया यहाँ पर, और ये मेरा क्या हो गया E2 कोस थीटा हो गया, E1 कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है सर। अब आप देखोगे कि E2 इस तरफ डायरेक्शन में चल रहा है, ये आपका E2 हो गया, इसके भी दो कंपोनेंट टूट गए, ये कौन सा हो गया आपका E1 E2 साइन थीटा हो गया, ये आपका हो गया E2 कॉस थीटा। फिर आप क्या देख पा रहे हो कि सर E1 और E2, अगर E1 और E2 वाली वैल्यू दोनों सेम है, इक्वेटोरियल में आपका E1 और E2 हमेशा सेम होता है, क्यों, क्योंकि दोनों की जो डिस्टेंस होती है हाइपोटेनस वो हमेशा सेम ही रहती है, ये r² + l², ये इधर भी रहेगा r² + l², क्योंकि भैया इसका जो परपेंडिकुलर है वो भी सेम है, r है दोनों के लिए, दोनों ट्रायंगल के लिए, और दोनों की डिस्टेंस होती है 2l, तो सीधी सी बात है यहाँ भी r है यहाँ भी r है, तो जब दोनों के बेस सेम है, परपेंडिकुलर सेम है, तो इनकी जो हाइपोटेनस है वो भी सेम होगी, तो E1 E2 भी जो होती है वो सेम ही हो जाती है। अब ये दोनों सेम हो गए, इसका मतलब ये हो गया सर कि अगर मैं E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा को देखूं तो इनके मैग्नीट्यूड सेम है, बट इनके डायरेक्शन अपोजिट है। इनके डायरेक्शन कैसे हैं, इन दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी बेटा, अपोजिट होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब ये दोनों सेम है लेकिन सेम डायरेक्शन में, इनका एक प्लस पॉइंट ये हो गया, तो दोनों को अगर आप प्लस करने जाओगे तो आप देखोगे डेरिवेशन करते समय कि वहां पर एक 2E1 cos थीटा वाला आपको एक फॉर्मूला मिल जाता है, क्योंकि दोनों सेम है। फिर आप E1 की वैल्यू पुट करोगे, cos थीटा की वैल्यू निकाल लोगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस से यहां पुट करोगे, तो आपको उस समय एक फॉर्मूला और निकल के आता है आपके सामने, जो कि आप देखोगे कि वो कैसा मिलेगा आपको, इस तरीके से मिलेगा। इक्वेटोरियल कंडीशन में निकालोगे तो 1/4πε0 q अपॉन में r3। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये कि देखो ये वाला डबल है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो कभी इन दोनों का रेशो भी आपसे पूछ सकते हैं, एक्सियल का इक्वेटोरियल का, तो 2:1 हो गया, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये इक्वेटोरियल और ये वाली दोनों कंडीशन है आपसे अच्छे से बननी चाहिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो मैंने जो कहानी शुरू से शुरू करी थी, है ना, अगर आप ध्यान दोगे, हमने शुरू में क्या शुरू किया था कि सर आपने बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कि दो चीजों को आपस में रब करने से क्या हो जाता है, उनके बीच में चार्ज क्रिएट हो जाते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सेम चार्ज जो होते हैं रिपेल करते हैं और
जो डिफरेंट होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। चार्ज की वजह से एक चीज और मैं आपको मेंशन करना भूल गया कि चार्ज की वजह से इनके अंदर जो जिसके अंदर भी चार्ज आता है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है, वो किसी भी चीज को अपनी ओर खींचने लगते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, कई बार आप किसी चीज को छूते हो तो आपको एकदम डिस्चार्ज होने की वजह से आपको एक झटका लगता है। अगर आपने ध्यान दिया हो कहीं शोरूम वगैरह या किसी व्यक्ति को छूने पे आपको एकदम से चार्ज लगता है, या फिर आपने कभी देखा होगा बर्थडे पे बलून को घिसते हैं तो उसमें चार्ज आ जाते हैं जिसके कारण से वो दीवार पे उनको चिपक जाएंगे। या फैन को देखोगे तो पंखा चलता रहता है तो उसके अंदर जो धूल कितनी चिपक जाती है, वो किस वजह से कि फैन के अंदर एयर के अंदर जो उसका फ्रिक्शन हो रहा है उस वजह से उसमें चार्ज क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से वहां पर अट्रैक्शन हो रहा है। या फिर आपने एक और एग्जांपल देखा होगा कि एरोप्लेन जो होते हैं उसके जो टायर होते हैं उसको कंडक्टर बनाते हैं, क्योंकि वो भी एयर में फ्रिक्शन की वजह से उसमें भी चार्ज आ जाते हैं। तो प्लेन जैसे ही भाई जमीन पर उतरता है तो टायर के थ्रू पूरा चार्ज किसमें चला जाता है, आपका जमीन के अंदर चला जाता है। या फिर उसके अलावा मैं और आपको बात करूं तो जो ऐसी चीजें होती हैं जो जल सकती, ज्वलनशील होती हैं, फ्लेमेबल होती हैं, उनको क्या करते हैं, उस टैंकर वगैरह जब उसमें लेके जाते हैं कुछ ऐसी चीजों को, ज्वलनशील चीजों को, तो क्या होता है चेन जो होती है उसको लटका दिया जाता है सड़क पे, ताकि जब फ्रिक्शन की वजह से जो टैंकर पे चार्ज आ रहा है वो उस चेन के थ्रू कहाँ चला जाए, जमीन के अंदर चला जाए। तो इस तरीके से आप देखोगे कि बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जिसमें हम चार्ज पर डिस्कस कर सकते हैं। तो चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या देखा कि वो कैसे क्रिया काम करती है कि एक्सियल पोजीशन के लिए वो अलग है, इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए उसका फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है। और अलग अलग कुछ एट एनी पॉइंट कुछ हो सकता है उसके लिए फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है। तो आपके लिए मेन जो सिलेबस में है वो ये दो चीजें आपको ये याद रखनी है अच्छे से। अब अगर मैं बात करूं कि जिस इलेक्ट्रिक डाइपोल की हम लोग बात कर रहे थे कि टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने क्या करा, कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली, है ना, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली और उसके अंदर मैंने क्या करा, आपका डाइपोल, डाइपोल मतलब सुनते से नाम याद आ जाएगा कि सर यहां पर क्या करना है, एक प्लस माइनस वाला एक चार्ज रखना है कुछ डिस्टेंस पे, उसी को हम लोग डाइपोल बोल देते हैं। मैंने यहाँ पर डी भी लिखा है डायग्राम में, लेकिन आपको पता है इसकी जगह में 2L भी लिख सकता हूं डाइपोल के डिस्टेंस को। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां पर एक फोर्स लग रहा है माइनस क्यू, प्लस पे जो लगेगा वो क्या चल रहा है अपना F इक्वल टू प्लस QE। ये इस तरफ जो फोर्स लगेगा इसको धक्का देगा, ये चलेगा क्या आपका F इक्वल टू माइनस के QE। तो ये इसको इस तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, ये इसको इस तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिला के चाह क्या रहे हैं, ये चाह ये रहे हैं कि ये जो आपका डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाए बिल्कुल। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर ये पैरेलल हो रहा है और जो फोर्स आ रहा है, अब इसको हम लोग कह सकते हैं कपल ऑफ फोर्स, फोर्स का एक पेयर है यहां, कपल ऑफ फोर्स की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। तो कपल ऑफ फोर्स की जब हम लोग बात करते हैं इसका मतलब ये हो जाता है एक प्लस है एक माइनस चार्ज है। इसका मतलब ये हो जाता है कि भैया सर ये इसको पैरेलल लाने की कोशिश करेगा, तो इसको एक वर्ड दे दिया उन्होंने, टॉर्क। क्या नाम दे दिया, टॉर्क। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म, ये टॉर्क क्या कर रहा है, इसको पैरेलल लाने की कोशिश कर रहा है। इसकी वैल्यू देख लेते हैं। तो ये तो सिंपल सा छोटा सा डेरिवेशन है इसलिए कर देता हूं मैं आपके लिए। तो मान लेते हैं इसको नाम आप A दे दो, B दे दो, C दे दो। तो ये आपका टॉर्क क्या मांगता है, टॉर्क ये मांगता है सर कि एक तो आप कोई सा भी एक चार्ज ले लो, इधर चार्ज ले लो, कोई सा भी एक चार्ज ले लो, और उन दोनों के बीच की एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो। ये डायरेक्ट वाली 2L वाली की बात नहीं हो रही, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, इनके बीच की जो डिस्टेंस लेनी है। अब मैं इसमें से कोई एक चार्ज ले लेता हूं, वो कितना ले लिया मैंने, मान लेते हैं कोई Q ले लिया, कोई Q चार्ज आ गया हमारे पास, परपेंडिकुलर ले लेता हूं मैं, कोई AC हो गया मेरा। तो जब मैं AC की वैल्यू निकालूंगा, साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, AB अपॉन में AC क्या होता है, हाइपोटेनस, सॉरी। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया मेरा AC और हाइपोटेनस कितना हो गया मेरे पास AB। आप देखोगे कि AC एज इट इज रखा, ये कितनी डिस्टेंस है यहाँ पर 2L, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2L साइन थीटा हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ Q इंटू 2L साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2QL को क्या कहते हैं हम लोग, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, ठीक है। और क्या छूट गया एक यहाँ पर, अच्छा फोर्स, सॉरी, आइदर चार्ज नहीं आएगा यहाँ, कितना आता है आइदर फोर्स, कोई सा भी एक फोर्स ले लिया, वो कौन सा ले लिया मैंने यहाँ पर QE, और परपेंडिकुलर कितनी डिस्टेंस ले ली मैंने यहाँ पर AC, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर चार्ज आ गया था इसलिए मैंने ओनली Q लिख दिया था। तो अगर मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पर मैंने क्या किया सर, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, ये QE आपका एज इट इज रखो, AC की जगह पे आप लिख दो 2L साइन थीटा। आप देखोगे अगर मैं 2L और Q को साथ में रख लूं तो ये मेरा P बन जाएगा। P बोले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जो कि मैं आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में समझा चुका हूं। तो ये टाउ इक्वल टू P साइन थीटा कैसे आया, समझ में आ गया। तो कुछ डेरिवेशन जो छोटे होते हैं जिनको हम कम समय में आपको डिस्कस कर सकते हैं आपसे, तो वो हम बताते चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सर टॉर्क मतलब मुझे तो कल इतना याद रखना है कि टाउ इक्वल टू P साइन थीटा इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपको अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू दे रखे हैं, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता हो, आपको पता हो कि कितने एंगल से इसको रखा गया है,
तो आप बता सकते हैं कि उस पर टॉर्क कितना लग रहा है। अच्छा, कई बार ये भी पूछा जाता है कि मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा। तो सीधी सी बात है, अगर मान लेते हैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, आपने इसको पैरेलल रख दिया है, तो पैरेलल रख दोगे तो साइन थीटा की वैल्यू तो 0 0 ही होती है, तो टाउ भी कितना हो गया 0। मतलब वो काम जो कि खुद टॉर्क करना चाहता है कि ये पैरेलल हो जाए, वो तो आपने खुद ने कर दिया, तो अब उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मान लेते इसको आपने 90 डिग्री से रख दिया, इसको परपेंडिकुलर रख दिया है, तो सीधा सा फंडा है बेटा कि परपेंडिकुलर रखूंगा तो इसका काम बढ़ा दिया आपने। काम बढ़ा दिया मतलब इसको भैया इतना काम करना पड़ेगा और ये इसका मैक्सिमम काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपसे कम या ज्यादा वाली चीज भी वैल्यू भी पूछी जा सकती है। सेम चीज जो कि मैंने वहां पर इलेक्ट्रिक वहां पर टॉर्क की बात की है, तो वैसे ही आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ सकते हैं कि इसको घुमाने में कितना काम जो लगेगी, आपकी एनर्जी कितनी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी लगेगी। तो वो याद कर लेना आप, U इक्वल टू माइनस के P1 माइनस कोस थीटा, वही जो आपने दिया था। आप जब एनर्जी का फॉर्मूला लगाओगे, वर्क निकालोगे, ठीक है, वहां पर वर्क एनर्जी दोनों वही चीज है। तो जब आप लिमिट लेके रखोगे तो वहां पर आपको ये मिल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। अगर मैं मान लेते हैं उसको, अगर मुझे पता लगानी है कि भाई उसकी वर्क डन कितना है, तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आपको फोर्स आप टॉर्क को बोल रहे थे, टॉर्क इंटू कितने एंगल से आप घुमा रहे हो वो लगाओगे तो आपको W इक्वल टू कितना मिल जाएगा, माइनस के PE साइन थीटा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपको यह पता रहेगा कि सर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूंगा तो सीधी सी बात है रोटेट करने लगेगा। तो रोटेट कर रहा है तो वो टॉर्क बोल रहे हैं ना, क्योंकि कपल ऑफ फोर्स है, तो उस टॉर्क में कितना टॉर्क कितना लगेगा वो निकालने के लिए P साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दो। अगर एनर्जी चाहिए तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा। अगर आपको वर्क निकालना है तो साथ में क्या आ जाएगा, P माइनस के P कोस थीटा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि तीनों फॉर्मूले सिंपल से हैं, फंडा आपको समझ में आना चाहिए। तो मुझे लग रहा है आज की क्लास में यहाँ तक का डिस्कशन काफ़ी है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा सा तो समझ में आएगा। जितना देखेंगे, याद रखेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आपको सारी चीज़ें, सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। जैसे ही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, उसके बाद एक क्लास लाएंगे जिसमें आपको कुछ 20-30 क्वेश्चन ऐसे कुछ करा देंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये पढ़ा रहा है मास्टर तो ये कुछ हमसे बन भी रहा है कि नहीं, फायदेमंद है या नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग क्लास को कंटिन्यू रोज आपके लिए एक एक लेक्चर लेते आते रहेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं आज की क्लास भी आपको बहुत बढ़िया लगी होगी। हमने पूरी कोशिश करी कि बेसिक तौर पे आपको सारी बातें बताते चलें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।